Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class, we have started our new lesson of history, that is kingdoms, kings and an early republic. Then after we have discussed about what do you mean by kingdoms, then after whoever is going to rule at that time in these kingdoms were called kings, and then republic where the system of election is there, or the system of the new government which is now democracy. In the very same way the ruler at that time was decided by the public कि लोग चुने कि कौन शासन करेगा, तो रिपब्लिक था, गणतंत्रता की ऐसी स्थापना पहले भी समय के अनुसार थी। अब वैदिक पीरियड से हम इन चीजों को पढ़ रहे थे, लगभग 3000 साल पहले की बातें थी। फिर हमने देखा कि जो शासन व्यवस्था थी, जैसे आजकल हमारे पास स्टेट्स हैं, फिर उसके बाद कंट्री है। हालांकि हमने स्टेट को भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे यहाँ जिला परिषद या फिर नगर पालिका नगर निगम बना दी, तो पहले भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी रही होंगी। यानी आज हमारे पास गांव में पंचायतें हैं, अगर छोटे शहर है तो नगर पालिकाएं हैं, बड़े हैं तो नगर निगम है। उसके बाद अगर हमारे पास स्टेट लेवल की बात है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर में हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वहां भी कुछ ऐसी व्यवस्था पहले भी तो रही होगी, किसी प्रकार का शासन रहा होगा। तो उसी प्रकार तो पहले क्या था कि अगर छोटी लेवल पर बात करें तो होते थे जनपद। अब हमने देखा था पुराने टाइम पर राजा बनते कैसे थे कि शुरुआत में तो कोई भी व्यक्ति who consider himself the powerful, कि हाँ उसको लग रहा है कि उसके पास इतनी पावर है टू रूल ए पार्टिकुलर एरिया, किसी एरिया पर शासन कर सकता है, तो कुछ सेक्रीफाइसेस करता था, कुछ यज्ञ वगैरह करता था, कुछ रिचुअल्स जो सेरेमनीज थी उनको ऑर्गेनाइज करता था, जिसके द्वारा कंसिडर होता है कि कौन कैसा राजा। उसमें हमने पढ़ा था अश्वमेध कि घोड़ा छोड़ दिया, किसी ने रोक दिया तो युद्ध होगा, युद्ध होने के बाद अगर जीत गया तो वैसे ही राजा है, अगर किसी ने नहीं रोका तो इसका मतलब उस पार्टिकुलर जगह पर उस राजा ने उसकी सुप्रीमेसी को स्वीकार कर लिया। ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। अब हमारे पास है कि धीरे धीरे जिस एरिया के ऊपर शासन करना शुरू किया तो वो किस प्रकार कहलाए, जनपद और महाजनपद, दो प्रकार की व्यवस्थाएं थी, दो प्रकार के एरिया जिस पर शासन होता था। जनपद, जन लोग, और पद जहां उनके पैर रखे जाए, यानी जगह, वो जगह जहां पर लोग रहते हो। तो पहले राजा क्या माना, जन उन लोगों के ऊपर एक पार्टिकुलर कम्युनिटी का मुखिया। शुरुआत में राजा का मतलब क्या था, पार्टिकुलर कम्युनिटी है, एक समुदाय है, 15-20 या 100-150 लोग एक जगह रहते हैं, उन्होंने अपना एक मुखिया चुन लिया कि नियम बनाए, उनके आदेश बाकी मान ले, राजा था। लेकिन अब पार्टिकुलर एरिया, किस पूरे एरिया के ऊपर ये व्यक्ति शासन करेगा, उसके इंस्ट्रक्शन को माना जाएगा, उसके नियमों को माना जाएगा, एरिया डिसाइड कर जाएगा, जिसको बोल दिया जनपद। यानी एक एरिया के ऊपर अब जो भी शासक बनेगा, किंग बनेगा, उस जनपद का है, उन लोगों का, कुछ लोगों का नहीं, उस एरिया में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का शासक है वो, ये जनपद। अब ये आप अगर आपके पेज नंबर 57 है आपकी बुक में, उस पर एक मैप दे रखा है, उसमें दे रखा है, हो सकता है नहीं कुछ पेज का डिफरेंस हो, लेकिन एक मैप दे रखा है, उस मैप में दे रखे जनपद, जैसे कौशल्या है, कुसुम्बी है, मगध है, वाजी है। तो ये अलग अलग इस प्रकार के जनपद की छोटे छोटे जनपद बने। उनके बाद वहां इन लोगों ने शासन किया, यानी वहां के राजा बने, और वहां उन्होंने नियम वगैरह भी बनाए। लेकिन समय के साथ, लेकिन उसमें पहले अगर हम बात करें किस प्रकार के काम होते थे, तो एक्सकेवेशन एक वर्ड इस्तेमाल हुआ, आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट जो हमारे यहाँ जितनी भी चीजें हैं जो जमीन के नीचे से मिले, खुदाई के बाद में उनके बारे में जानकारी जुटाने वाले लोग हैं, उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया। एक्सकेवेशन मतलब खुदाई करना। तो पुराने टाइम कुछ सेटलमेंट मिले भी हैं एक्सकेवेशन के दौरान, जो आर्कियोलॉजिस्ट उन्होंने जब एक्सकेवेशन की, खुदाई के दौरान कुछ इन्वेस्टमेंट, कुछ हमें सेटलमेंट रहने की जगह के जो हमारे पास प्रमाण मिले, वो कौन कौन से थे। पुराना किला जो दिल्ली का पार्ट है, हस्तिनापुर जो मेरठ के नजदीक जगह है, यानी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के आसपास। उसके बाद अतरांजी खेड़ा, ये जगह कहाँ, इटावा। अब जो हमारे पास नया शहर है इटावा, उत्तर प्रदेश का, उसके पास की जगह है। ये कुछ चीजें ऐसी एक्सप्रेशन जहां ये मिला कि उस टाइम के अवशेष मिले, उस टाइम के जनपद के प्रमाण मिले, किस प्रकार जनपद थे वहां। अब वहां काम क्या क्या होता था, तो उसमें देखा कि मकान तो थे, वो कच्चे मकान होते थे, हट्स, ज्यादा झोपड़ियां मिली हैं। उसके बाद जो घरों में हम जानवर रखते हैं, पशु पालते हैं, वैसे कैटल्स, वहां जानवर के अवशेष मिले से पता चलता है कि लोग कच्ची झोपड़ियों में रहते थे, पक्के मकान उस टाइम पर नहीं बनते थे। उसके साथ साथ जानवर रखते थे वो लोग, जो डेली रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने के लिए। खेती भी होती थी। खेती में क्या क्या था वो देखो कि कौन सी फसलें उगाई जाती थी उस टाइम पर, राइस, व्हीट, बार्ले। इनमें से अगर हम बात करें, राइस चावल घरों में इस्तेमाल हो रहा है, व्हीट गेहूं, बार्ले जो हो सकता है बहुत कम ऐसी जगह है कि हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फसल भी हमारे आसपास राजस्थान में होती है, हरियाणा में, पंजाब में होती है। पल्सीज दालें, शुगर केन गन्ना, सीसेम सीड तिल, उसके साथ एक मस्टर्ड और देर का सरसों। तो ये सारी फसलें होती थी।
उसके साथ साथ उस टाइम पर अगर हम और बात करें किस चीज की, क्राफ्ट की, यानी अलग अलग और काम क्या होता है, शिल्प का काम या हाथ से क्या क्या काम करते थे, तो उसमें उस टाइम पर मटके भी बनाए जाते थे। उसमें अर्थन पोट्स, मटके मिट्टी के, अर्थन मिट्टी के लिए वर्ड इस्तेमाल करें, उनकी मिट्टी के जो घड़े बनाए जाते थे, तो उसमें दो प्रकार के होते थे, ग्रे और रेड कलर के होते थे। इसमें एक विशेष प्रकार का जिसको बोला गया पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर, पेंटेड जिसके ऊपर पेंटिंग की हो, कोई ग्रे जिसका कलर हो, और वेयर कोई रखने की यानी यूटेंसिल बर्तन। तो ऐसे बर्तन मिले, नाम से पता उसके ऊपर कुछ डिजाइनिंग बनाई, कुछ ज्योमेट्रिक डिजाइन, उसके फ्लोरल डिजाइन हो सकते हैं, वो डिजाइन बनाए गए थे। तो पुराने जनपद हमें महत्वपूर्ण, पुराना किला, हस्तिनापुर, अतरंजी, खेड़ा, इस तरह के कुछ एक्सकैवेशन के बाद जनपद से कुछ प्रमाण मिले। यहाँ जानवर भी रखते थे लोग, कच्चे मकानों में रहते थे, ये फसलें उगाते थे। अब धीरे धीरे इन्हीं जनपद में से कुछ एक जनपद कुछ और इंपॉर्टेंट होते चले गए, यानी उन्होंने शासन व्यवस्था को मजबूत किया या अपने एरिया को थोड़ा और एक्सटेंड कर लिया और बढ़ा लिया, यानी एक जनपद से अपने एरिया को और बढ़ाया, उनका नाम रख देगा महाजनपद। यानी थोड़ा एरिया बड़ा हो गया, बड़े लेवल पर शासन करना शुरू कर दिया, व्यवस्थाएं थोड़ी सी बदल दी, तो उनको बोल दिया गया महाजनपद। तो ये महाजनपद ये लगभग 3000 साल पहले, यानी 500 साल बाद ये डेवलप होने शुरू हुए जनपद के, लगभग 500 साल बाद तो महाजनपद बनने शुरू हो गए। अब महाजनपद में इनसे अलग खासियत क्या थी, एक तो अलग कैपिटल रखने लगे, उन्होंने अपनी राजधानी डिक्लेयर कर दी। जैसे हर स्टेट के हमारे यहाँ कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गए, प्रशासनिक केंद्र बन गए, यानी जो भी राजा होगा वहां से शासन चलाएगा। महत्वपूर्ण राजधानियां बना दी गई, जिसमें महत्वपूर्ण अगर हम बात करें वाजी, मगध, ये जो हमारे पास उज्जैन, कौशला, ये बड़े महाजनपद बने बाद में समय के साथ। अब इनके अंदर और क्या किया गया, फोर्टिफिकेशन करा दिया गया। फोर्टिफिकेशन क्या होता है, किलाबंदी, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना। तो शहर जो नए बने, महाजनपद जो बड़े बनाए, उन्होंने कैपिटल बनवाई, बड़े बड़े उनके चारों तरफ दीवारें बना दी। इस देखो दीवारें बनाएगी, फोर्टिफिकेशन जो किलाबंदी की, उसके दो कारण थे आपकी बुक के अनुसार। दो कारण कौन से थे, पहला तो द प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमीज, जो दुश्मन है बाहर से आक्रमण करें उससे सुरक्षा लोगों की या अपने खुद की। उसके साथ साथ एक कारण और था कि जो जितना बड़ा महाजनपद है उसके अंदर, यानी इसका मतलब रिसोर्सेज है, संसाधन है, पैसा है, तो दिखावा भी था कि हम इतनी बड़ी बड़ी ऊंची दीवार, इतना बड़ा बड़ा कंस्ट्रक्शन कराया जाए कि लोगों को लगे देखिए कितना मजबूत साम्राज्य है ये। तो एक तो फोर्टिफिकेशन किसी लिए, प्रोटेक्शन के लिए, और दूसरा इस चीज के लिए कि ये दिखाने के लिए कि कितने मजबूत लोग हैं, कितने महत्वपूर्ण, कितने संसाधन है उनके पास। अब इतना बड़ा अगर फोर्टिफिकेशन किया जाएगा तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग भी होनी चाहिए, किस प्रकार का मटेरियल इस्तेमाल होगा, कहाँ बनाया जाएगा, किस कौन से डिजाइन बनाए जाएंगे, किस पर्पज के लिए बनाया जाएगा, अच्छी प्लानिंग होती थी। और उसके लिए संसाधन भी चाहिए। संसाधन क्या चाहिए, अगर दीवार बनानी है तो कोई पत्थर, ईंटें भी चाहिए, और ब्रिक्स वगैरह इतनी सारी बनानी होंगी। उसके साथ मैन पावर भी चाहिए, मैन पावर लोग चाहिए, चाहे वो बच्चों से काम कराएं, चाहे पुरुषों से काम कराएं, चाहे महिलाओं से काम कराएं, तो उसमें रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा जरूरत थी, उनका इस्तेमाल किया गया। अब उसके साथ साथ महाजनपद में एक चीज और जो अलग की गई जनपद से, कि पहले सेनाएं फिक्स नहीं होती थी, कि युद्ध के टाइम पर जो एक ग्रुप के लोग हैं जनपद के वो सहयोग करते थे, लेकिन अब राजा ने अपनी एक फिक्स आर्मी रखनी, परमानेंट सेना रखनी शुरू कर दी। जैसे आजकल हमारे पास है भारतीय सेना की बात करें, वैसे ही महाजनपद के अंदर राजाओं ने अपनी फिक्स सेना रखनी से परमानेंट तौर पर सेना रखनी शुरू कर दी। उसको सैलरी दी जाने लगी, रेगुलर सैलरी दी जाने लगी। अब बहुत सारी जगह की सैलरी किसमें, पंच मार्क कॉइन, सिक्के थे उनके ऊपर मार्क करके थे। जैसे आजकल हमारे यहाँ भी बहुत सारे सिक्के, उसके ऊपर आप देखते हो अशोक जो स्तंभ है हमारा, उसका चिन्ह लगा हुआ था सिक्कों के ऊपर। तो इसी प्रकार पंच मार्किंग वहां भी की गई, उसके तौर पर भी सैलरी दी जाती। तो ये हमारा डिफरेंस था। जनपद से जो बड़े या महत्वपूर्ण बन गए जनपद, उनको महाजनपद बोल दिया गया। उन्होंने एक्सटेंड भी किया होगा अपना एरिया, उसके अंदर अलग कैपिटल भी डेवलप करनी शुरू कर दी, फोर्टिफिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, अपनी अलग सेना रखनी शुरू कर दी और परमानेंट तौर पर रखनी शुरू कर दी। तो ये व्यवस्थाएं थी जनपद और महाजनपद की। अब जब इतनी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं महाजनपद, तो पैसा कहां से आएगा, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सामान्य सी बात है, पैसा चाहे आज की सरकार है चाहे उस टाइम पर थी, कहां से आएगा, टैक्स से आएगा। कि अब इतना सारे रिसोर्सेज अगर देने हैं, लोगों को सैलरी भी देनी है, कंस्ट्रक्शन करना, उसके ऊपर भी पैसा लग रहा है, इन्वेस्टमेंट है, तो टैक्स लगाया जाए। अब कौन सा टैक्स कहां लगेगा, कितना पैसा कहां से आता था, ये टैक्स सिस्टम। और उसके बाद महत्वपूर्ण अगर हमारे बड़े जो भी महाजनपद बने, चाहे मगध है, वाजी है, उनके एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, देन यू कैन आइदर कॉल मी और लीव ए मैसेज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।